हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स के बारे में। इससे पहले आपकी 8 वीडियो बन चुकी हैं, ये आपकी 9th वीडियो है। अब हम बात करने वाले हैं कि बेंजीन वलय पर प्रबल -I प्रभाव जोड़ने पर बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे हम हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, इनकी रिएक्शंस देखेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि -I बेंजीन वलय पर -I प्रभाव लगा होने पर बेंजीन वलय की क्रियाशीलता क्या होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोबेंजीन में हैलोजन परमाणु के प्रबल -I प्रभाव के कारण वलय पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन की तुलना में कम हो जाता है, जिससे क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन है और ये क्या है, मेथिल बेंजीन। क्या नाम है इसका, मेथिल बेंजीन, या मैं इसको बोल सकता हूँ टॉलुइन। अब सबसे पहले बात करता हूँ किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है, यानी यहाँ पर क्रियाशीलता किसकी अधिक है। देखो CH3 होता है +I इफेक्ट दर्शाता है। +I का मतलब होता है यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे देना। तो ये CH3 अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसको दे देगा, इस बेंजीन रिंग को दे देगा। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी ना तो +I इफेक्ट है और ना ही -I इफेक्ट है, तो इसकी जो क्रियाशीलता किससे कम हो जाएगी, इस बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व इससे कम हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, -I इफेक्ट दर्शाता है, यानी -I इफेक्ट का मतलब क्या है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो क्लोरीन क्या करता है, इस कार्बन के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी हो गई, इस टॉलुइन की, फिर बेंजीन की और उसके बाद क्लोरोबेंजीन की। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हैलोजनीकरण, यानी यहाँ पर ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। कितने अणु लिए, 2 अणु। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, क्लोरीन के साथ कराई। कितने अणु लिए क्लोरीन के भी, 2 अणु। इन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl और Cl। यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से क्या हो गया, HCl बाहर हो गया और इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन। यहाँ से दूसरी बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया और इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे तो बना ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक तो ऑर्थो उत्पाद और एक पैरा उत्पाद। और क्या बाहर निकल गए, कितने HCl बाहर निकले, यहाँ से 2 HCl क्या हो गए, बाहर। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रीकरण, यानी नाइट्रीकरण में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लिया, कितने अणु, 2 अणु। इसकी रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। ये होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा, OH को इधर बाहर लिया और NO2 को एक साथ लिखा, तो ये नाइट्रिक अम्ल ही है। यहाँ पे भी कितने अणु लिए, इसके 2 अणु। इन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OH और NO2। यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो आपको पता है यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकलेगा और यहाँ से भी एक जल का अणु बाहर निकलेगा। तो यहाँ से कितने जल के अणु बाहर निकले, 2 H2O बाहर निकले। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो क्लोरीन है बेंजीन रिंग पे, क्लोरीन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब दूसरा बेंजीन रिंग है, दूसरा क्लोरोबेंजीन है, उसमें पैरा पोजीशन से क्या हटा, हाइड्रोजन हटा, तो इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, NO2। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ सल्फोनीकरण। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिए, कितने अणु, 2 अणु। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है मैंने, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई है।
ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा OH और SO3H, इसके भी कितने अणु लिए, 2 अणु। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक H2O तो यहाँ से निकल जाएगा और एक H2O, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, OH SO3H, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये है क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन हटा, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, SO3H, और दूसरी बेंजीन रिंग यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा इसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, SO3H, और क्या बाहर हो गया, यहाँ से 2 जल के अणु क्या हो गए, बाहर हो गए। क्लियर है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा आपका ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो, ये मेन कार्बन होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है सल्फोनिक अम्ल, तो ऑर्थो पे क्लोरो, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोरीन क्लोरोमेथिल, इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथिल, और इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। यानी जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो 2 उत्पाद बनते हैं, कौन से, एक तो ऑर्थो और एक पैरा उत्पाद। तो यहाँ से एक H के साथ एक Cl बाहर हो जाएगा और इस H के साथ 2 Cl है यहाँ पे, तो एक HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक, क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 2HCl बाहर हो जाएगा। और इस बेंजीन रिंग पे क्या है, क्लोरीन है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे एक क्लोरीन क्या हो गया, HCl के साथ बाहर हो गया, तो यहाँ पे बच गया आपका CH3। और दूसरे बेंजीन रिंग पे क्या बचा आपका, ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ से HCl निकला, तो यहाँ पे क्या बच गया, CH3। क्लियर है। और कितने HCl बाहर निकले, 2 HCl क्या हो गए, बाहर हो गए। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, और इसका नाम क्या हो गया, पैराक्लोरोटॉलुइन। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, कितने अणु हैं यहाँ पे, ये भी कितने हैं, 2। तो यहाँ से एक HCl यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, और एक H यहाँ से निकलेगा, और एक Cl यहाँ से निकलेगा। कितने अणु हैं, 2 हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा, HCl बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। दूसरी बेंजीन रिंग में क्या जुड़ेगा, ये बेंजीन रिंग पर क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा और Cl बाहर निकला, HCl, तो ये पैरा स्थिति पे क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। कितने HCl बाहर हो गए, 2 HCl बाहर हो गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन,
ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। क्लोरल के साथ यानी CCl3-CH2 CHO, इसको बोला जाता है क्लोरल। यानी जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल के साथ कराई जाती है, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है तो पैराडैश डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, इसको पूरा नाम क्या है? DDT का पूरा नाम है ये पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। किसका नाम है? DDT का। प्राप्त होता है जो एक कीटनाशी है, यानी DDT होती है वो एक क्या होती है? कीटनाशी, कीटों का नाश करने वाली होती है। यह है क्लोरल CCl3 और CHO, कुछ इस तरह से लिखा, यानी ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? इस तरह से होती है, तो इस तरह से लिखा है मैंने। क्लोरल की रिएक्शन किसके साथ? क्लोरोबेंजीन के साथ जैसे ही कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O तो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और इस कार्बन के दो बॉन्ड क्या हो गए? फ्री हो गए। इन दोनों बॉन्डों के साथ एक किससे जुड़ जाएगा? बेंजीन से जुड़ जाएगा, दोनों बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो CCl3, ये कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन है एक यहाँ पे, ठीक है। इस कार्बन के दो बॉन्ड क्या हो गए? फ्री। एक बॉन्ड ऊपर वाला और एक बॉन्ड नीचे वाला। ऊपर वाले बॉन्ड के साथ ऊपर वाली बेंजीन से जुड़ेगा और नीचे वाला बॉन्ड है उसके साथ उससे दूसरी वाली बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? पैरा, ये है पैरा, एक को मान लो पैरा पोजीशन और एक को मान लो पैरा डैश। क्लियर है? एक को पैरा पोजीशन मान लो यहाँ पे और एक को पैरा डैश मान लो। किसी को भी पैरा मान सकते हो, किसी को भी पैरा डैश मान सकते हो। क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराडैश डाई क्लोरो, दो क्लोरीन हैं तो डाई क्लोरो, डाई फेनिल, दो बेंजीन रिंग हैं, ट्राई क्लोरो, तीन क्लोरो हैं और दो कार्बन हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? एथेन। तो क्या नाम हो गया? पैराडैश डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। किसका नाम है? ये DDT का पूरा नाम है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पॉलीहेलो यौगिक। इसमें फर्स्ट है मेथिलीन क्लोराइड, यानी मेथिल क्लोराइड या मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन, या इसका फॉर्मूला होता है CH2 और Cl2। यानी मेथिलीन क्लोराइड के उपयोग क्या क्या हैं, क्या क्या उपयोग आता है? यानी सबसे पहला उपयोग है इसका, यह मनुष्य के केंद्रीय तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। मतलब इसका मेथिलीन क्लोराइड क्या क्या यूज आता है, क्या क्या हानियां हैं और क्या क्या इसके उपयोग हैं, वो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मेथिलीन क्लोराइड होता है, इसके क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या हानि हो सकती हैं, क्या क्या उपयोग हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यह मनुष्य के केंद्रीय तंत्र को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। दूसरा वायु में थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने से, जैसे ही इसकी थोड़ी सी मात्रा वायु के संपर्क में आने से के प्रभाव से क्या हो जाता है? मनुष्य की सुनने की शक्ति होती है और देखने की शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी शक्ति में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। इसकी अधिक मात्रा में इसका अगर हम मेथिलीन क्लोराइड का हम अधिक मात्रा में क्या कर लें? उपयोग में ले लें तो इसकी अधिक मात्रा से चक्कर आना, हाथ पैर की उंगलियों में क्या हो जाती है? सनसनी यानी सुन्न हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं एवं जड़ता उत्पन्न हो जाती है। ये इसकी क्या हो गई? हानियाँ हो गई। मेथिलीन क्लोराइड की क्या हो गई? ये हानियाँ। सबसे पहली हानि, केंद्रीय तंत्र को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने से, वायु में थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आ जाता है तो सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसका अधिक मात्रा में उपयोग में लेने से चक्कर आ जाते हैं और हाथ पैर की जो उंगलियां होती हैं उनमें सनसनी उत्पन्न हो जाती है, यानी जड़ता उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? क्लोरोफॉर्म, सेकंड है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इसका होता है, उसको बोलते हैं CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 या बोल सकते हैं ट्राईक्लोरोमेथेन। तीन क्लोरो हैं और एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन।
इसके अगर हम क्लोरोफॉर्म के उपयोग की बात करते हैं, इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, कि इसका उपयोग किया जाता है फ्रेओन 12 बनाने में। फ्रेओन क्या होता है, मेथेन और एथेन से बनने वाले जो व्युत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं फ्रेओन। जो किससे बनते हैं, मेथेन और एथेन से जो बनने वाले होते हैं उनको बोला जाता है फ्रेओन। इसका उपयोग फ्रेओन 12 बनाने में किया जाता है। सेकंड बात करते हैं कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है निश्चेतक यानी बेहोशी के रूप में किया जाता है। थर्ड, इसे सूंघने से केंद्रीय तंत्र का तंत्र अवनमित होता है यानी सोचना बंद कर देता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है वो क्या कर देता है, अवनमित हो जाता है। इसे सूंघने से केंद्रीय तंत्र का तंत्र अवनमित हो जाता है यानी सोचना बंद कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफॉर्म बाई क्लोरोफॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है। इसका कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि रंगहीन कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है। सॉरी, दोबारा सुनो, कि क्लोरोफॉर्म को रंगहीन कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु के साथ वायु क्रिया कर लेता है और क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे क्लोरोफॉर्म किस में चेंज हो जाता है, फॉस्जीन गैस में चेंज हो जाता है। यानी फॉस्जीन गैस होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है। क्वेश्चन बनता है, दोबारा सुनो, कि क्लोरोफॉर्म को रंगहीन यानी कलरलेस बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता है। क्योंकि कलरलेस बोतलों में जो क्लोरोफॉर्म रखा रहता है वो वायु के साथ धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है और क्लोरोफॉर्म किस में चेंज हो जाता है, फॉस्जीन गैस में चेंज हो जाता है। और फॉस्जीन गैस होती है वो क्या होती है, बहुत ही विषैली गैस होती है। तो यहाँ पे देखो, क्लोरोफॉर्म वायु के द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। फॉस्जीन कैसी गैस होती है, बहुत ही विषैली गैस होती है, इसलिए इसे रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है। रंगहीन नहीं, कौन सी बोतलों में रखा जाता है, इसको बचाने के लिए रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है। यह है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। जब वायु से क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री हो गए कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कार्बन से डबल बॉन्ड के रूप में। तो यहाँ पे बन गया COCl2। ये होता है फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस है, फॉस्जीन, जो अत्यधिक क्या होती है, विषैली होती है। और HCl क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आयोडोफॉर्म का जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है, पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 या इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसके जो उपयोग होते हैं, क्या क्या उपयोग आता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है यानी ठंडक के रूप में किया जाता है। दूसरा, ग्रीस के दाग धब्बे साफ करने में, जो कपड़ों पर ग्रीस के जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनको साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यानी CCl4 का उपयोग अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है, यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें भी किसका उपयोग किया जाता है, CCl4 का उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके संपर्क में आने से यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के संपर्क में आने से मनुष्य को क्या हो जाता है, यकृत का कैंसर हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेओन के बारे में। चौथा है फ्रेओन, यानी फ्रेओन क्या होता है, मेथेन व एथेन के जो क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, क्लोरो और फ्लोरो यानी फ्लोरीन हो जिनमें, क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, फ्रेओन कहलाते हैं। जो फ्रेओन होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में, यानी प्रशीतक यानी ठंडा करने के रूप में किया जाता है। ये जो फ्रेओन होता है वो रेफ्रिजरेटरों में यानी फ्रीजों में पाया जाता है और इसकी जो ये बहुत ही हानिकारक होता है। यह वायुमंडल की ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, कि जो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसको, वो जो होल है उसको क्षति पहुंचाना, वायुमंडल को ओजोन परत को क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। यानी उस होल को, जो होल था वो क्या हो गया है, बड़ा हुआ है। वो उसका कारण क्या है, ये फ्रेओन ही है जो रेफ्रिजरेटरों में जो पाया जाता है, फ्रेओन भरा जाता है, फ्रेओन गैस भरी जाती है रेफ्रिजरेटरों में। और रेफ्रिजरेटरों में जो फ्रेओन गैस भरी जाती है, फ्रेओन गैस का उपयोग होता है किसमें, ठंडा करने में। तो ध्यान रखना, यह वायुमंडल की ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, ठंडा करने में किया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं DDT। DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये क्या होता है? DDT का पूरा नाम। या मैं बोल सकता हूँ पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये होती है DDT की स्ट्रक्चर। तो सर्वप्रथम 1939 में स्विट्जरलैंड के पॉल मूलर ने इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज की थी। यानी इसका जो कीटनाशी होता है उसकी खोज किसने की थी? पॉल मूलर ने की थी। यानी DDT की खोज किसने की थी? पॉल मूलर ने की थी। यह कीटनाशी 1873 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1873 में खोजा गया था। यह मलेरिया खोजने वाले मच्छरों को नष्ट करने में प्रभावी है। ये जो कीटनाशी है DDT है, वो मलेरिया जो बढ़ाते हैं, जो कीटनाशी मच्छर होते हैं उनको नष्ट करने में क्या होता है? प्रभावी होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि समावयवता किसे कहते हैं, कि समावयवता क्या होती है, और एल्किल हैलाइडों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली समावयवता को समझाइए। यानी एल्किल हैलाइडों द्वारा जो समावयवता प्रदर्शित की जाती है उनको समझाना है हमें। सबसे पहले बात करते हैं हम समावयवता की। समावयवता होती क्या है? यानी अणुसूत्र तो क्या होता है? समावयवता क्या होती है? अणुसूत्र तो एक होता है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? उनके अलग अलग होते हैं। समावयवता कहलाती है तथा समावयवी कहलाते हैं तथा ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। एल्किल हैलाइड निम्न 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक तो श्रृंखला समावयवता, दूसरी स्थिति समावयवता और तीसरी प्रकाशिक समावयवता। क्लियर है? समावयवता क्या होती है? जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। एल्किल हैलाइड निम्न 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं: श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या होता है? जिसमें श्रृंखला में परिवर्तन होता है। स्थिति समावयवता क्या होती है? जिसमें क्रियात्मक समूह जिसमें स्थिति में परिवर्तन होता है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले श्रृंखला समावयवता की। देखो समावयवता को बात कर रहे हैं। समावयवता की एक अणुसूत्र वाले वे यौगिक जिनके भौतिक गुणसूत्र तो क्या होते हैं? भौतिक और रासायनिक गुणसूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जिनका अणुसूत्र तो क्या होता है? एक होता है, और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। एल्किल हैलाइड निम्न प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम श्रृंखला समावयवता के बारे में। इसमें क्या होगा? श्रृंखला समावयवता में, यानी श्रृंखला में तो क्या होगा? परिवर्तन होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोबारा सुनो, श्रृंखला समावयवता क्या होती है? इसकी श्रृंखला में तो परिवर्तन होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे देखो श्रृंखला समावयवता, यह समावयवता श्रृंखला में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इस समावयवता में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या परिवर्तित हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे मैंने अणुसूत्र लिया C4H9 और Cl, यानी अणुसूत्र तो सभी में क्या रहेगा? समान रहेगा, लेकिन संरचना क्या होगी? सभी की अलग अलग। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 1 नंबर पे है, और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, यहाँ पे भी ये कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। यानी प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे जो प्रतिस्थापी समूह है क्या है? 1 नंबर पे है, यहाँ पे भी 1 नंबर पे है। तो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि श्रृंखला क्या हो गई? यहाँ पे परिवर्तित हो गई। यहाँ पे श्रृंखला में 4 कार्बन आ रहे हैं, और इस श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन आ रहे हैं। ये क्या हो गया? CH3 प्रतिस्थापी के रूप में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? श्रृंखला समावयवी। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करता हूँ 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे बात करता हूँ 1, 2 और 3, या ऊपर दे सकते हो। यहाँ पे देखो क्लोरीन परमाणु है 2 नंबर पे है, और यहाँ पे भी 2 नंबर पे है। तो प्रतिस्थापी समूह है या क्रियात्मक समूह है वो तो उनकी स्थिति तो क्या है? समान है।
यहाँ पे भी 2 नंबर पे है और यहाँ पे भी 2 नंबर पे है, लेकिन श्रृंखला देखो ये 2 डिग्री श्रृंखला बन रही है और ये 3 डिग्री बन रही है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में, श्रृंखला समावयवी। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थिति समावयवी। इसमें क्या होता है स्थिति समावयवता में, इसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति में, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में तो क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे देखो यह समावयवता प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि प्रतिस्थापी समूह अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेता है। यानी कार्बन परमाणु की संरचना होती है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है श्रृंखला में, लेकिन स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इस श्रृंखला में 4 कार्बन आ रहे हैं और प्रतिस्थापी समूह है या क्रियात्मक समूह है वो कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है क्रियात्मक समूह। और यहाँ पे 1 2 3 4 श्रृंखला में 4 कार्बन है और क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के स्थिति समावयवी हो जाएंगे। स्थिति समावयवी क्या दर्शाते हैं, स्थिति समावयवता दर्शाते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 संरचना सेम है, यहाँ पे भी 3 कार्बन आ रहे हैं एक ही में और एक प्रतिस्थापी बचा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, यहाँ पे भी 3 कार्बन आ रहे हैं और एक प्रतिस्थापी है, संरचना सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापी देखो, यहाँ पे प्रतिस्थापी आ रहा है क्रियात्मक समूह 2 नंबर पे और यहाँ पे क्रियात्मक समूह आ रहा है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के स्थिति समावयवी। स्थिति समावयवी क्लियर है यहाँ तक, यानी जिनकी स्थिति में परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं स्थिति समावयवता, और संरचना में श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन दोनों की इस श्रृंखला में 4 कार्बन हैं और इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे, यहाँ पे 1 नंबर पे और यहाँ पे 2 नंबर पे। यहाँ पे देखो संरचना सेम है दोनों की, कार्बन 3 कार्बन एक प्रतिस्थापी आ रहा CH3, यहाँ पे 3 कार्बन एक प्रतिस्थापी CH3, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिस्थापी समूह है क्रियात्मक समूह है वो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे और यहाँ पे 1 नंबर पे है। तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, स्थिति समावयवी हो जाएंगे। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ प्रकाशिक समावयवता के बारे में। प्रकाशिक समावयवता यानी यह प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, यह समावयवता उन संरचना सूत्रों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें क्रेल कार्बन परमाणु पाया जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया है क्रेल कार्बन। क्रेल कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयुक्ताएं जिस कार्बन की चारों संयुक्ताएं 4 अलग अलग वैलेंसी से जुड़ी हुई हों। यानी इस कार्बन में अगर मैं बात करता हूं, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग संयुक्ता से जुड़ी हुई हैं। चारों वैलेंसी क्या हैं, अलग अलग हैं। चारों वैलेंसी जिसकी अलग अलग होती हैं, यहाँ पे CH3 Cl C2H5 और H, वो होता है क्रेल कार्बन। जिसकी चारों वैलेंसी क्या हों, अलग अलग हों, वो होता है क्रेल कार्बन। यहाँ पे ये भी क्या है, क्रेल कार्बन। ध्यान रखना क्रेल कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई हो, अलग अलग हों, जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग होती हैं, वो कहलाता है क्रेल कार्बन। इस समावयवता में किसी यौगिक का त्रिविमीय बनने वाला रूप जो दर्पण रूप को अध्यारोपित ना कर सके, यानी प्रकाशिक समावयवता वो होता है जो एक दूसरे को अध्यारोपित ना कर सके। दर्पण प्रतिबिंब में बनने वाला वह रूप जो एक दूसरे को अध्यारोपित ना कर सके। जैसे सपोज करो मेरे हाथों के दोनों बीच में क्या है, एक मिरर है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करता हूँ तो ये प्रकाशिक समावयवी नहीं होगा। अगर इस हाथ को मैं ऐसे रखूँ, उल्टा इस तरह से करूँ, तो ये क्या होंगे, आपके प्रकाशिक समावयवी। यानी जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना हो वो कहलाता है आपका प्रकाशिक समावयवी। परस्पर एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होते हैं। इनमें एक रूप को डी रूप, यानी ये वाला रूप होगा वो कौन सा होगा, डी रूप, या पॉजिटिव रूप भी बोलते हैं, या डेक्स्ट्रा रोटेटरी, तथा दूसरे रूप को एल रूप यानी लीवो रोटेटरी
या माइनस रूप भी कहते हैं। क्लियर है। समावित क्रियल कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, क्रियल कार्बन कहलाता है। प्रकाशिक समाविता क्या होता है? जो एक दूसरे के ऊपर ऐसा दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना हो, वो होता है प्रकाशिक समाविति, जिनमें से एक रूप को डी रूप तथा दूसरे रूप को एल रूप कहा जाता है। इसे ये क्रियल कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी क्या है? अलग अलग हैं। ये डी रूप है। जैसे ही दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, अगर मैं इसको ऐसे कैसे उठा के इसके ऊपर रखता हूँ तो क्या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगा? नहीं होगा। तो ये कौन सा समावयवी है? कौन सी समावयवता है? प्रकाशिक समावयवता। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रियल कार्बन या असम्मित कार्बन। ये है आपका क्रियल कार्बन या असम्मित कार्बन। क्या होता है क्रियल कार्बन? यानी ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयुक्ताएं चार भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई हों, यानी जिस कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं क्या हों? अलग अलग हों, वो कहलाता है क्रियल कार्बन। यहाँ पे देखो, क्रियल कार्बन बोल सकते हैं या असम्मित कार्बन भी बोल सकते हैं। ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं चार भिन्न भिन्न परमाणुओं या परमाणुओं के भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हुई हों, उसे कहते हैं क्रियल कार्बन। क्या कहलाता है वो? क्रियल कार्बन कहलाता है। इसमें फर्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश की, कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। यानी जब अध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म यानी पारदर्शी जो होता है प्रिज्म, तो उससे जब समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल अध्रुवित प्रकाश को, दोबारा सुनो, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जब अध्रुवित प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश यानी चारों दिशाओं में जब प्रकाश फैला हुआ रहता है, जैसे ये है चारों दिशाओं में है, तो इसको बोलेंगे अध्रुवित प्रकाश। जब अध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे? ये हो गया आपका निकोल प्रिज्म, इससे गुजारेंगे, निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रिज्म केवल अपने अक्ष के लंबवत प्रकाश को गुजरने देता है। दोबारा सुनो, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जब अध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाए तो निकोल प्रिज्म केवल अपने अक्ष के लंबवत, यानी अपने अक्ष के लंबवत ही क्या करने देता है? अपने अक्ष के लंबवत ही प्रकाश को गुजरने देता है। यानी अक्ष का लंबवत क्या होगा? ये, तो ये जो प्रकाश है समतल ध्रुवित प्रकाश है, कैसे जा रहा है? अपने अक्ष के लंबवत जा रहा है। यानी जो सारा जो प्रकाश था वो कैसा हो गया है? एक ही दिशा में हो गया है, उसको बोलेंगे हम समतल ध्रुवित प्रकाश। दोबारा सुनो, जब अध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म केवल अपने अक्ष के लंबवत, अपने अक्ष, ये इसका अक्ष हो गया, इसके लंबवत ही प्रकाश को क्या करने देता है? गुजरने देता है, वो कहलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब मैं बात करता हूँ, इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश में दो होते हैं, एक तो डी रूप होता है और एक होता है एल रूप। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त, यानी वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, उसको डी रूप कहते हैं, या इसको प्लस रूप भी कहा जाता है। वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमा देते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं, तथा इसे डी रूप या प्लस रूप भी कहते हैं। डी रूप यानी डेक्स्ट्रा रोटेटरी या प्लस रूप भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और वे रूप जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाता है, उसको बोला जाता है वामावर्त। यानी वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है, और इसे एल रूप या प्लस रूप भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी ऐसा समतल ध्रुवित प्रकाश जो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमा दे? घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, वह कहलाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और ऐसा समतल ध्रुवित प्रकाश जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा देता है, यानी उसको बोला जाता है वाम ध्रुवण घूर्णक या एल रूप या नेगेटिव रूप। क्लियर है यहाँ तक? अभी बात करते हैं हम रेसेमिक मिश्रण की। किसका? रेसेमिक मिश्रण। ये क्या होता है? यदि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक
व वाम ध्रुवण गुणक को समान अनुपात में मिला दिया जाए, यानी 50-50% मिला दिया जाए, यानी दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को दोनों को समान मात्रा में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो कहलाता है आपका रेशमिक मिश्रण। यदि दक्षिण ध्रुवण गुणक व वाम ध्रुवण गुणक पदार्थ को समान अनुपात में मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण, जो उससे प्राप्त होने वाला मिश्रण है इन दोनों का, वो कहलाएगा रेशमिक मिश्रण। इसे DL, D तो किसके लिए, दक्षिण ध्रुवण गुणक के लिए, और वाम ध्रुवण गुणक के लिए क्या लगाते हैं हम, L, तो इसे क्या कहेंगे, DL या प्लस माइनस से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करेंगे, DL या प्लस माइनस से व्यक्त करते हैं। इस मिश्रण का ध्रुवण गुणक क्या होता है, शून्य होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो इस मिश्रण का ध्रुवण गुणक क्या हो जाता है, शून्य होता है। इसे बाह्य प्रतिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य प्रतिकार। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सममित तल। सममित तल क्या होता है, यदि किसी वस्तु या यौगिक का वह काल्पनिक तल, किसी वस्तु या यौगिक का वह काल्पनिक तल जो उसे दो समान भागों में क्या करता है, काटता हो यानी बांटता है। किसी वस्तु या यौगिक का वह काल्पनिक तल जो उसे दो समान भागों में बांटता है, उसे सममित तल कहते हैं। ये दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक काल्पनिक तल है जो इसे दो भागों में बांटता है। अब यहाँ पे देखो, ये इसके दर्पण प्रतिबिंब हो गया कि नहीं हुआ। जैसे अगर सपोज करो उसको दर्पण मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा, पास वाला सिरा इधर दिखेगा, तो दर्पण में इस तरह से दिखेगा, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, दर्पण प्रतिबिंब हो गए। और ये तल कौन सा कहलाता है, सममित तल कहलाता है, जो उसे दो भागों में बांटता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से काल्पनिक रेखा खींचता हूँ, तो ये तल कौन सा हो गया, सममित तल हो गया, जो इसको दो भागों में बांट रहा है। अगर मैं इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूँ तो दर्पण में कैसे दिखेगा, इसी तरह से दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से काल्पनिक रेखा खींचता हूँ, इस तरह से तल खींचता हूँ, कौन सा तल है, ये सममित तल, तो ये भी क्या हो गया, दो भागों में बंट गया, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे। तो ये कौन सा तल है, सममित तल, जो किसी वस्तु या यौगिक का वह काल्पनिक तल जो इसे कितने भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांटता है, वो कहलाता है सममित तल। नेक्स्ट बात करते हैं हम सममित अक्ष। देखो सममित अक्ष क्या होता है, किसी वस्तु या यौगिक का वह रूप, किसी वस्तु या यौगिक का वह अक्ष जिस पर, किसी वस्तु या यौगिक का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने से वही रूप प्राप्त होता हो, वह कहलाता है सममित अक्ष। यानी कोई बिंदु है, उस बिंदु से अगर उसको घुमाएंगे तो वही रूप हमें सेम प्राप्त होता है। जैसे अगर मैंने मान लिया सममित अक्ष, ये जो बिंदु है ये क्या है, सममित अक्ष। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो हमें वही रूप सेम प्राप्त हो, वह कहलाता है सममित अक्ष। ध्यान दो, किसी वस्तु या यौगिक का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने से वही रूप प्राप्त होता है जो उसके मूल रूप को अध्यारोपित कर सके। यानी अगर मैं इसके ऊपर इसको रखूं, क्लियर है, या दर्पण को रखूं यहाँ इसके बीच में, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे। यानी एक दूसरे को अध्यारोपित कर सके, वह कहलाता है, वह अक्ष सममित अक्ष कहलाता है। दोबारा ध्यान दो, यानी कोई बिंदु है जहाँ से उसको घुमाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वही रूप प्राप्त हो जाता है। यानी जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो सके, वह तल कौन सा कहलाता है, वह अक्ष कौन सा कहलाता है, सममित अक्ष कहलाता है। दोबारा देखो, किसी वस्तु या यौगिक का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने से वही रूप प्राप्त होता है जो उसके मूल रूप को अध्यारोपित कर सके। जो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसको जैसे घुमाता हूँ तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला रूप आएगा। अगर मैं इसको घुमाता हूँ, ये वाला साइड है, ये नीचे की साइड जाएगा, और ये जो नीचे वाला साइड है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड आएगा। तो हमें घुमाने पर वही रूप प्राप्त होगा या नहीं होगा, जो इसके रूप को क्या कर दे, अध्यारोपित कर दे। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, सममित केंद्र क्या होता है, किसी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु, किसी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर से एक सरल रेखा खींची जाए, उस बिंदु से दोनों ओर स्थित समूह समान दूरी पर पाए जाते हैं। यानी एक अगर रेखा खींची जाए किसी वस्तु
का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर से एक रेखा खींची जाने पर उस बिंदु से दोनों ओर स्थित समूह क्या हों, समान दूरी पर पाए जाएं, वह कहलाएगा आपका सममित केंद्र। मैं सममित तत्व की बात करता हूं, यानी वे यौगिक जिनमें सममित तल, सममित केंद्र, सममित अक्ष तीनों पाए जाते हैं, वो कहलाता है सममित तत्व। सममित तत्व क्या होता है? सममित केंद्र, सममित तल और सममित अक्ष तीनों पाए जाते हैं, वह कहलाता है आपका सममित तत्व। क्लियर है यहाँ तक? ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।